वालेकुम सलाम। So, स्टार्टेड हम लोगों ने अभी तक डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ा है, लाइक जो हम लोग कल तक देख रहे थे। लेकिन आज हम लोग रिलेशनल डेटाबेसेस की देखेंगे कि उसको कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है और उसमें हम कैसे लाइक क्यूरीज दे सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्टेड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, इससे पहले बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग इट, रिलेशनल डेटाबेसेस होते क्या हैं, ये किसी को आइडिया है? मैम, जिसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो एक कॉलम्स की फॉर्मेट में हमारे पास हो। मतलब उनकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड ना हो। ओके। ओके, सो इसके अलावा किसी को कोई आइडिया हो कि रिलेशनल डेटाबेसेस होते क्या हैं? जी सी टेबल ऑफ फॉर्म डेटा डेटा एक दूसरे को लिंक करा देते हैं। जैसे कि प्राइमरी की प्राइमरी इसमें तो डेटा। फॉरेन कीज भी होते हैं वो ओके, ऑलराइट, आई एम सीइंग सम रिस्पॉन्सेस। ठीक है, at least you guys have some idea or a clue about it. Okay, so relational databases, just give me a moment, let me share my screen first. Okay, so yes, where we store the related data. So yes, somehow it is close. Yes, you're right. ओके, सो रिलेशनल डेटाबेसेस में बेसिकली जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था कि हमारे पास मतलब अ, एक टेबल है फर्ज करें, और उसमें कोई ऐसी एंट्री है, ठीक है, उसमें कोई ऐसे की है, ठीक है। उसको फर्दर आप उस वैल्यू की मज़ीद डिटेल देखनी होगी, तो आप उस पर क्लिक मतलब उससे कनेक्ट करके उससे रेलेवेंट एक अलग से और टेबल निकल आता है। और इस तरह से वो सारी लाइक जो इन्फॉर्मेशन है आपस में टेबल्स की, वो इंटरकनेक्टेड होती है। सो इसे हम कह रहे होते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस है, कि इसमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा तो है, लेकिन वो टेबल्स सारे इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। कैसे हैं, वी विल सी दैट। अब इसमें वो कहता है कि ये जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, ये एक रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा पे बेस्ड है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेट को कोर्ट ने दिया था। ठीक, अब इस तरह से कुछ एग्जांपल उसने ये बताई हुई है। इसमें अगर आप देखें तो एक ऑर्डर्स का टेबल है, सही। अब ऑर्डर्स के टेबल में हमारे पास इससे रेलेवेंट, अब इस डेटाबेस के अंदर तीन तरह के टेबल्स हैं। एक ऑर्डर का टेबल है, कस्टमर का, और एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन का टेबल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी था वो ऑर्डर्स का टेबल था। अब इसके अंदर एक जो हर रो है, लाइक इट विल बी लाइक इसमें क्या हर रो बता रही है ऑर्डर के बारे में, ठीक है। मतलब कि ये हर रो ऑर्डर का बता रही है कि उसमें उसकी किस कस्टमर ने किया, एम्प्लॉय की आईडी क्या थी, ऑर्डर डेट और वो सारा, राइट। लेकिन अगर मैं इस ऑर्डर के फर्दर कस्टमर की इंफॉर्मेशन देखना चाहूँ कि कस्टमर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वो क्या कनेक्टेड है यही एज अ प्राइमरी की, ये इसमें जो ऑर्डर आईडी है ये एज अ प्राइमरी की काम करिए, जिसमें हर रो में एक यूनिक ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। और उस प्राइमरी की से मैं उस फर्दर उस जो रो है या उस वो जो पर्टिकुलर जो भी मेरे पास इंस्टेंस है, मैं उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ। जैसे अगर मुझे इस आईडी से इससे रेलेवेंट जो प्राइमरी केस ऑर्डर की, ठीक है, इससे रेलेवेंट कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई विल कनेक्ट टू इस कस्टमर ऑर्डर, ठीक है। तो उससे रेलेवेंट जो कस्टमर होगा उसकी कस्टमर आईडी, कंपनी का नेम क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, पोस्टल कोड, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और अगर उसी से रेलेवेंट मुझे अगर कोई एम्प्लॉय आईडी की, तो उसके लिए साथ ही वो टेबल है। यानी कि इसमें एक मेजर जो एक बेनिफिट है वो ये है कि एम्प्लॉय या कस्टमर आईडी से रेलेवेंट जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो आपको मेन टेबल में ऐड नहीं करनी पड़ रही। ठीक, तो उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर है लेकिन रिलेट कर रही है, ठीक है। उससे रेलेवेंट जो टेबल्स हैं उसके साथ रिलेटेड है दूसरे, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली स्टोर्ड इन दैट मेन टेबल। ठीक, उसमें हम लोगों ने शो नहीं करवाई। सो एक अपेरेंटली इफ यू सी दैट ये एक डाटा फ्रेम की तरह ही है, ठीक है, जिसमें जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं एक टेबल के अंदर। लेकिन और जो इसमें हर कॉलम है वो जैसे हमें पता है कि वो एक एक इंस्टेंस को लाइक वो एक जो
कॉलम है, ठीक है, वो हर एट्रीब्यूट को, हर इंस्टेंस के एट्रीब्यूट को शो कर रहा है। और इसके अलावा जो रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे यहाँ पे हर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन आ रही है रो वाइज। सो बिल्कुल इस तरह ये जैसे एक डाटा फ्रेम शो होता है, लेकिन इसमें क्या है कि टेबल सारे लिंक्ड है, ठीक। यानी एक की एक एक जो रो है वो एज अ प्राइमरी की, उसमें यहाँ पे जैसे ऑर्डर आईडी है, एज अ प्राइमरी की एक करेगा, और उससे रेलेवेंट अगर मुझे उसकी ही कस्टमर की मजीद डिटेल चाहिए तो इस कस्टमर टेबल में उससे रेलेवेंट उसी तरह रेंज होगी। सो ये एक मेजर फीचर है रिलेशनल डेटाबेसेस का। ओके, सो यहाँ तक ये चीज़ तो क्लियर है, राइट? कोई अपना पॉइंट ऐड करना चाहिए इसमें? मैम अगर इन शॉर्ट हम कह दें तो रिलेशनल डेटाबेसेस वही होते हैं जिसमें हमारे पास जो डेटा के टेबल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक स्पेसिफिक की के की वजह से, मतलब जिसमें एक स्पेसिफिक की होती है जो सारों में कॉमन होती है और तीनों टेबल्स या मतलब मुख्तलिफ टेबल्स जो है उसको कनेक्ट करती हैं, राइट। यस। नहीं मैम, एक कॉलम तो नहीं कनेक्ट करता सारों को। ये हो सकता है ना कि एक कॉलम दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक की दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरी तीसरे के साथ। ओके, यस, हाँ, अच्छा देखे ना कि इसमें ये वाली अगर प्राइमरी की है तो यस इट इज कनेक्टेड विद दीज टू टेबल्स। और एक टाइम पे वो यस ये भी हो सकता है कि वो एक ही से कनेक्टेड हो, लाइक इट डिपेंड्स कि कितने उसमें है रिलेशन, ठीक है। लेकिन यूजली एक ही प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की एक ही होगी यहाँ पे, फिर आगे उसकी सेकेंडरी कीज आती है, ठीक है। तो ये डेटाबेसेस में हम मजीद इसको देखेंगे ये किस तरह से है, लेकिन अभी तक के लिए लाइक ये एक जेनेरिक स्ट्रक्चर था जो कि प्रीव्यू करवाने के लिए लाइक यहाँ स्लाइड्स में शो किया गया कि किस तरह से डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होते हैं, राइट, और वो किस तरह से कोरिलेटेड है। ओके, सो अब नेक्स्ट इसमें जो रिलेशनल मॉडल था जिसके बारे में बताया कि डेटाबेस ये रिलेशनल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं जरा। अब जैसे ये वही चीज थी सेम, उसमें यहाँ पे शो करवा रहा है ऑर्डर टेबल और एम्प्लॉयज में। ओके, सो यहाँ पे जैसे उसके पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो मजीद आगे उसमें ऑर्डर टेबल में वो शो करवा सकता है। तो टेबल्स आर बेसिकली लिंक्ड विद ईच अदर। जैसे यहाँ पे उसी पर्टिकुलर ऑर्डर की कस्टमर ऑर्डर टेबल के लिए उसने यहाँ पे शो किया कि हम लिंक करवा सकते हैं और इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम रिलेशन मॉडल को देखें तो इसमें बेसिकली एक जो मॉडल रिलेशनल मॉडल के लिए जो फीचर है कि वो उसमें एक मेजर चीज ये है कि ये 12 रूल को फॉलो करता होगा। जैसे हमें पता है कि कोर्ट ने ही इसको सजेस्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसके कुछ 12 रूल्स या कमांडमेंट्स हैं, ठीक। अगर वो मॉडल इनको फुलफिल करता है देन वी विल से दैट इट इज रिलेशनल मॉडल, राइट। तो इनमें बेसिकली टोटल 13 रूल्स हैं कोर्ट्स के 12 रूल में, क्योंकि ये जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो जो फर्स्ट रूल है इसका मतलब है कि वो जीरो रूल है, ठीक है, लेटर ऑन। तो वैसे नाम से ये लग रहा है कि 12 रूल्स में शायद 12 रूल होंगे, लेकिन असल में ये जीरो से लेके 12 तक है, तो टोटल 13 रूल्स हैं इसके। और इन 13 रूल्स में को जब अगर ये मॉडल फुलफिल करता है वो डाटाबेस, तो हम कहते हैं कि वो रिलेशनल डाटाबेस है, अगर वो 13 रूल्स ऑफ रिलेशन मॉडल को फुलफिल कर रहा है। ओके, सो ओके, सो अब नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। सो एक तो पोस्टग्रेस SQL है, ठीक है, जिसको पोस्टग्रेस भी यूजली कहा जाता है, ठीक है। दूसरा एक हमारे पास माई SQL है, ठीक, या फिर SQLite है। एसक्यूलाइट ज़्यादातर इसलिए भी प्रैक्टिस के दौरान यूज़ होता है, जो हम करेंगे भी थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें इसके कोड में अगर मुझे इंटरेक्ट करना है तो एसक्यूलाइट जैसी डेटाबेस की रिलेशन डेटाबेस की फाइल को मैं कैसे लाइक ओपन और लोड कर सकती हूँ। तो ये ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज इट्स लाइटर एंड फास्टर। बाकी जो इसकी जो क्यूरिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इन सब में ही ज़्यादा सीक्वल लैंग्वेज ही यूज़ होती है क्यूरिंग की, राइट। तो जो सीक्वल जो लैंग्वेज है उसका भी इटसेल्फ जो ये स्टैंड किस पे बेस्ड है, लाइक इसके एक्रोनिम क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एंड व्हेन वी से क्यूरी, व्हाट डज इट मीन बाय क्यूरी? हम क्यूरी के थ्रू रिजल्ट रिट्रीव कर सकते हैं। हम्म, ओके, सो टू बी स्पेसिफिक लाइक क्यूरी का मतलब ये है कि हम डाटा सेट से लाइक वी आर टॉकिंग विद द डाटा सेट एंड वी आर रिट्रीविंग सम डाटा, यस। सो इसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस डाटा सेट के साथ, तो वी से दैट वी आर क्यूरिंग
फॉर विद डेटाबेस। तो इसके लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं कि डेटाबेस को हम कैसे उससे कनेक्ट करें और उससे फिर पूछें कि हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दे दो अपने उसमें से, क्योंकि रिलेशन डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स है, तो हमें एक पर्टिकुलर किसी फर्ज करें एक ही ऑर्डर आईडी की या किसी एक कस्टमर के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये सीक्वल लैंग्वेज के थ्रू। ओके, सो इसका सिंटेक्स कुछ लाइक इस तरह से होता है कि, अच्छा नहीं, इसको देख लेते हैं कि अब यूजुअली इसके जो सिंटेक्स वैसे इजी है, लाइक इसमें वो केस सेंसिटिव भी नहीं है और ज़्यादा वो हम देखेंगे कि किस तरह से एसक्यूएल के अंदर काम होता है, लेकिन वही सेम एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं हम पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा अभी का कंसर्न है, राइट? क्योंकि हमने एसक्यूएल में हमने भी देखा कि रिलेशनल डेटाबेस होता क्या है और उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं, ठीक है? रिलेशनल डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो ये है, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट है या फिर प्रोस्पेस एसक्यूएल है, ठीक है? लेकिन हमने पाइथन के थ्रू इसे कैसे कनेक्ट करना है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम पहले इंजन बनाएंगे डेटाबेस का पाइथन में और फिर उसके बाद लेटर ऑन उसे कनेक्ट करेंगे। सो डेटाबेस इंजन बनाने का क्या तरीका है कि लाइक इसके लिए 2 से 3 लाइब्रेरीज हैं जो बड़ी कॉमन है जो यूज होती हैं, ठीक? लेकिन हम ज़्यादा एसक्यूएल ये जो अल्केमी है इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये जो ये वाली लाइब्रेरी है ना पाइथन की, ये वास्ट है, ये जो पैकेज है ये तकरीबन सारे ही रिलेशन डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनके साथ वर्क करता है। सो वी जनरली यूज दैट। इसके अलावा एक SQLite 3 के नाम से भी पैकेज है, ठीक है? वो भी यूज़ होता है, पाइथन का ही पैकेज है SQLite 3। वो भी यूज़ होता है कि हम उसमें भी SQLite की मतलब जो भी डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपोर्टिंग है या ओपन करवाने का काम है वो एसक्यूएल अल्केमी, बिकॉज ऑफ इट्स वर्सटैलिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने एसक्यूएल अल्केमी से एक क्रिएट इंजन को इंपोर्ट किया, ठीक है? अब इंजन जो है वो इसमें क्रिएट इंजन के जो मैंने लाइक कॉल करके जो भी मेरा अब इसमें जो जो भी मेरी डेटाबेस की फाइल है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसमें जो डेटाबेस की फाइल लिखने का फॉर्मेट ये है कि पहले मैं उसका बताऊंगी कि ये कौन सी फाइल है, मतलब डेटाबेस की जो एक्सटेंशन है वो क्या है। यानी यहाँ पे मैं SQLite का अगर यूज़ कर रही हूँ डेटाबेस, तो मैं यहाँ पे पहले वो बताऊंगी कि कौन सा SQLite है, फिर उसके बाद स्लैशेस के बाद मैं उसका नेम लिखूंगी, ठीक है? थ्रू ये सब क्विटेशन में होगा, and then we will be able to actually connect with that file, राइट? अब उसमें उसके बाद जैसे ही कनेक्ट किया, अब मुझे फर्ज करें इसके अंदर ओपन तो मैंने कर लिया यहाँ पे, ठीक है? लेकिन मुझे इसमें से अगर मैं सिर्फ ये देखना चाहूँ भी कि इसमें कौन कौन से टेबल्स मौजूद हैं, राइट? तो मैं उसी में अब उस ऑब्जेक्ट को कॉल करके उस पर टेबल नेम्स का फंक्शन लगाऊंगी और फिर टेबल नेम्स को जब प्रिंट करवाऊंगी तो ये मुझे पता चल जाएगा कि इतने टेबल्स मौजूद हैं, यानी कैटेगरीज हैं। उसके अंदर कस्टमर्स का एक अलग सा टेबल है, एम्प्लॉयज टेरिटरीज का अलग से एम्प्लॉयज, ये सारे टेबल्स हैं इस डेटाबेस के अंदर, नॉर्थ विंड के जो SQLite डेटाबेस है उसके अंदर, ठीक? तो जस्ट इट इज लाइक के टेबल नेम्स का मुझे जस्ट इसको फंक्शन कॉल करना है इंजन में, और वो मैंने इंपोर्ट कहाँ से किया है? SQL Alchemy से। ओके, सो इसके बाद जो अब मैंने यहाँ पे कनेक्ट तो कर लिया, ओपन तो कर लिया जो अपना हमारा जो था डेटाबेस, लेकिन अब आगे मुझे जो इसके अंदर फर्ज करें कि मैं वही क्यूरीज जैसे मैं SQL के अंदर देती, यानी कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का SQLite या SQL, हम उसमें डायरेक्टली जो लाइक इससे इंटरेक्ट करते हैं क्यूरिंग के थ्रू, ठीक है? और हम उससे रिट्रीव करते रहता, तो हम वैसे ही क्यूरिंग पाइथन में करना करना चाहें अगर, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है? ना सिर्फ ये कि मैं इसे इंपोर्ट करवा रही हूँ बल्कि उसके अंदर क्यूरिंग करके लाइक मैं उससे कनेक्ट करूँ कि मुझे स्पेसिफिक अगर कोई कॉलम या रो की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? एक्सक्यूज मी मैम, यस। एसक्यूएल अलग से लैंग्वेज है पाइथन से। मुझे समझ नहीं आई आपकी SQL के बारे में क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि एसक्यूएल जो है वो अलग से लैंग्वेज है, पाइथन से अलग है। हाँ जी, अच्छा, जो SQL यस SQL जो है यस ये क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है? जो कि डेटाबेस को इंटरेक्ट करने के लिए यूज होती है। तो अच्छा, यस वी विल गो थ्रू इट एज वेल, लाइक चने अभी तक के लिए वैसे गेटिंग टेबल नेम्स था, ठीक है?
तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें हम अगर एसक्यूएल को देखें कि ये होती क्या, सो मे बी वी कैन फर्स्ट गो थ्रू द एसक्यूएल अ लिटिल बिट। लाइक अभी वो प्रैक्टिकली तो नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरी वाइज हम एक एक थोड़ी सी नज़र एसक्यूएल को दे सकते हैं। यस, यस, ये डेटाबेस के साथ यूज होती है क्यूरिंग के लिए। सो बिफोर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स के एसक्यूएल की जो सिंटेक्स है मैं पाइथन में कैसे यूज करूंगी, पहले मैं जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम पहले ये देखते हैं कि एसक्यूएल के अपना सिंटेक्स क्या है। तो ये जस्ट एक ये कैगल के शो हो रही है हमारे आपको। जी मैम। ओके, सो इसमें ओके, तो ये तो वैसे बेसिकली ये जस्ट एक स्ट्रक्चर उसका बता रहा है, लेकिन आई जस्ट वांट मिस W3 स्कूल से शायद सब कुछ समझ आ गया। यस। W3 स्कूल का जो वो है ना मिस उससे शायद समझ आ गया बात है। आई डोंट नो, आज मेरा ना वैसे भी हेडफोन का कोई इशू है, जो कोई क्लियर आवाज ही नहीं आ रही। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आपकी जी जी आवाज मैम क्लियर आप। आ रही है, मेरे ख्याल से सर के एंड से इशू है। जी जो सर ओके, की आवाज़ ठीक नहीं आ रही। ओके, कैन यू राइट इट इन द चैट बॉक्स? ओके, सो बेसिकली इसमें जो बेसिक कमांड्स हैं वो यही हैं कि एक एसक्यूएल में अगर हम जब सीक्वल लैंग्वेज में डेटाबेस से हम मतलब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, क्यूरिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि वही यूज़ हो रहे होते हैं। Yes, W3 school is also really helpful tutorial. Thank you, Saradil, for mentioning it. हाँ जी, W3 school में भी जाके अब हम यही एसक्यूएल की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर वैसे कैगल को, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है स्पेसिफिक, तो मैं इस पे टिक दिया। लेकिन हाँ, यू शुड नॉट स्टिक टू वन रिसोर्स। तो अगर इससे के अलावा भी आपके नज़र में हो तो लाजमी उससे करें, बल्कि इनफैक्ट आर्टिकल भी लिखें लिंक्डइन पे टू मेक योर विजिबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर डोमेन। पोस्टिंग इज गुड दैट यू आर अपडेटिंग योर प्रोफाइल ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन उससे भी ज़्यादा यानी आप गिटहब पे भी काम कर रहे हैं ये सारे, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप okay. So thank you, Sir Usnan, for sharing the slides as well. And I think yes, we will take a session from you as well कि आप हमें एसक्यूएल के बारे में सिखाएं। So हम इसको भी देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी एसक्यूएल इतना ज़्यादा नहीं, जस्ट वी वांट टू क्विकली गो थ्रू इट। बाकी अगर आप इसके अलावा किसी और रिसोर्स से भी पढ़ते हैं, हमेशा उसके बारे में एक अपना लिंक्डइन पे आर्टिकल्स जरूर लिखते हैं। तो उससे लाइक ये होगा कि एक कि आपकी प्रोफाइल ना सिर्फ बिल्ड हो रही है, बल्कि अगर आप उस पर्टिकुलर डोमेन में आगे कोई जॉब लेना चाह रहे हैं तो उसका एक फायदा ये होता है कि एम्प्लॉयर पे ये अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपको अगर पैसे भी नहीं मिल रहे थे, ठीक है, तो आप वो कुछ टाइम स्पेंड करके मुसलसल उसको पढ़ के उस टॉपिक के बारे में, और आप कुछ ना कुछ उस पर आर्टिकल लिख रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट यू आर पैशनेट अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो उसमें आपको लेटर ऑन लाइक अगर आपको कंटिन्यूसली लिंक्डइन प्रोफाइल में आर्टिकल का एक थोड़ा रिकॉर्ड होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, बट इट कैन वेरी लाइक उसमें अगर स्टार्टिंग पे हो सकता है आप डाइवर्स टॉपिक्स पे लिखें, लेकिन sometimes you specify your niche or it will help you to gain a particular job in that field। उसमें ये है कि जस्ट एक आपका पैशन शो होता है कि बगैर पैसों के एक बंदा काफी अरसे से, जब आप मुसलसल लिख रहे होंगे कुछ सालों तक, आप खुद सोचेंगे लिंक्डइन पे कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे उसी पर्टिकुलर डोमेन से रिलेवेंट। सो जो भी आप कुछ रीड करें या सीखें, तो पोस्टिंग अबाउट इट ऑन लिंक्डइन इज गुड, लेकिन उससे भी बेहतर ये है कि आप लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखें, राइट? मैम वैसे से अगर हम मीडियम पे आर्टिकल लिख के उसे लिंक्डइन पे समराइज कर दें तो वो भी मेरे ख्याल से एक अच्छा आइडिया है। हाँ, वो एक अच्छा आइडिया है, लेकिन हाँ, मैं भी मीडियम पे लिखती रही हूँ। मैंने कुछ एक दो साल पहले वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स ही लिखे थे। लेकिन लिंक्डइन का मुझे ये लगता है कि वो भी गूगल सर्च में उसके भी आर्टिकल्स आ रहे होते हैं, इफ़ यू नो अबाउट इट, ठीक है, तो उसमें भी आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बनती है। यानी अगर फर्ज करें आप सर्टेन कीवर्ड्स पे एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जब एम्प्लॉयर सर्च करता है, रिक्रूटर के लिए अलग से लिंक्डइन है, तो जब वो सर्च करता है तो उसमें जितना ज़्यादा उस कीवर्ड के अराउंड आपके प्रोफाइल में कंटेंट होगा, सो वो ज़्यादा लाइक हेल्प करेगा कि आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़े। सो मीडियम पे लिखना भी हेल्पफुल है, बट राइट, यू कैन यस यू कैन लेटर ऑन शेयर इट ऑन द लिंक्डइन पोस्ट, लेकिन उसमें आप ज़्यादा कंटेंट इतना नहीं डाल सकते।
somehow like आप एक आधा पैराग्राफ लिख देंगे उस अपने आर्टिकल के बारे में, बोथ आर फाइन। आप अपनी सीवी पे मीडियम का लिंक भी दे सकते हैं कि इसमें मैं आर्टिकल राइटिंग करता हूँ। लेकिन एक्सक्यूज मी मैम, यस। लेकिन मैंने जो आर्टिकल जो है वो ज़्यादातर मीडियम पर ही देखे हैं। आज तक मैंने उस पर नहीं देखा, लिंक्डइन पर नहीं देखा है कोई आर्टिकल मिले मुझे इसके मतलब। Okay, so let me search Python libraries for chemistry। ठीक है, तो इसमें टॉप पे अभी फिलहाल के लिए, और इनफैक्ट ये फीचर स्निपेट्स में आ रहा है। गूगल ने मेरा आर्टिकल लिखा है जो कि मैंने बहुत ही रफली, मतलब ये मेरा फर्स्ट आर्टिकल है जो मैंने लिंक्डइन पे लिखा था, मतलब कि पर्टिकुलर अपने न्यूज़लेटर के लिए। तो ये उन कीवर्ड्स पे अराउंड मेरा ये आर्टिकल आ रहा है। सो आई बिलीव कि मैंने जब ये पिछले दिनों करके भी, मैं काफ़ी कुछ मंथ से देख रही थी इसमें कि अगर मैं कोई सर्टेन कीवर्ड्स दे रही हूँ तो उससे रेलिवेंट प्रोफाइल भी शो हो रही होती है, और उस प्रोफाइल पे लाइक वो मेरी कोई ना कोई पोस्ट होती है प्रोफाइल जो लिंक्डइन पे, या फिर मतलब उन कीवर्ड्स के अराउंड। सो आप करके देखेंगे कि आपका कोई आर्टिकल इस तरह से मीडियम से निकल रहा है। मगर मुझे ये लगता है कि अगर उसमें क्योंकि अब नाउ डेज हम भी नो कि ब्लॉगिंग और इस तरह से आर्टिकल राइटिंग वैसे नहीं है कि आप मीडियम से, वो अर्निंग प्लेटफॉर्म तो नहीं है, बट हाँ वो उसमें भी आप प्रोफाइल आई एम इक्वली सपोर्टिव ऑफ इट। लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़्यादा लाइव अगर आप लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहें तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। समय मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अब जैसे हम रफ आर्टिकल लिख के उसे चैट जीपीटी से इम्प्रोवाइज भी करवा सकते हैं, या फिर हमें खुद ही आर्टिकल लिखना चाहिए? अगर आप अपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट बाय डूइंग इट ऑन योर ओन। लेकिन हाँ, उसको आप जीपीटी से थोड़ा सा लाइक कह लें कि थोड़ी सी हेल्प डेफिनेटली हर कोई ले रहा होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ले रहा होता, सारे ले रहे होते हैं। इट इज़ टाइम सेविंग समटाइम्स कि आप अपना आइडिया कंपोज कर दें और थोड़ी सी आप उससे ले लें कि रीराइट कर दें, ठीक। लेकिन उसके बाद आप कभी भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना करें, बिकॉज हम सब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और फ़ौरन पता लग जाता है कि लैंग्वेज जो है ना वो किसी एआई टूल की है। वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स, वो चीज़ें वो सेम डाल रहा होता है, तो उसे देख के आइडिया हो जाता है। इट विल लीव अ बैड इंप्रेशन कि आपने कोई एआई टूल से आप ले लिए, वो तो हर कोई कर लेगा। लेकिन उसमें इजी मतलब जो एक बेस्ट वे लगता है मुझे, मॉडरेट वे यही है कि आपने अगर वहाँ से हेल्प ली भी है तो बट ऑलवेज रीफ्रेज दैट, ऑलवेज मेक इट बेटर। ठीक है, कि मतलब उससे, क्योंकि उसने जितना भी कंटेंट देना है ऑफ कोर्स इज ट्रेन्ड ऑन द दैट, वो जो पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल आर्टिकल्स थे जो कि ऑलरेडी न्यूज़ में है, वो मतलब जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं उनके आर्टिकल्स पे वो ट्रेन है या इस तरह के डाटा पे, तो वो उस लेवल पे लिख रहा होता है। लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप अपने राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करें। सो डोंट गो फॉर द परफेक्शन एट द स्टार्ट। आप बेसिक भी लिख रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ी सी जीपीटी से आप लेके आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इससे इम्प्रूव वर्जन ये हो सकता है। मगर उसको हमेशा रिफ्रेश करें, उसको हमेशा अपने वर्ड्स में ही फिर उस आइडिया को लिखने की कोशिश करें। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। यस। और ओके मिस मैम, यहाँ थैंक पे यू। एक क्वेश्चन था। यस। मिस ये जर्नल जो हम पोस्ट करते हैं अपने अचीवमेंट्स के बारे में या इस तरह कुछ, तो ये भी आर्टिकल में आता है ना मिस? ये आर्टिकल अलग है लिंक्डइन पे जो हम। नहीं नहीं, लिंक्डइन पे आर्टिकल अलग से है। देखें यहाँ पे ये तो स्टार्ट पोस्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे आप पोस्ट कोई ना कोई लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप मैं यहाँ पे राइट आर्टिकल पे क्लिक करती हूँ तो देन इट विल शो मी दिस पेज। ठीक है, इस पे आप आर्टिकल लिखेंगे अपना, राइट। ओके मिस, थैंक यू। यस। यस, यहाँ पे आप लाइक इसका कवर लेटर बनाए और कीवर्ड्स वगैरह भी कोशिश करेंगे तो वो, मगर इतना इतना ज़्यादा वो डिटेल में ना भी जाए शुरू में। मगर ये कि आप यहाँ पे आर्टिकल लिखें, ड्राफ्ट कर लें, और या किसी और गूगल डॉक्स वगैरह पे मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ किसी और पहले मीडियम में करके, क्योंकि यहाँ से कई दफ़ा सेव ना हो तो डिलीट हो जाता है ड्राफ्ट। सो इट्स हेल्पफुल कि आप यहाँ पे करें, क्योंकि पोस्टिंग इज आल्सो गुड लाइक यू आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। लेकिन यहाँ पे आप आर्टिकल कुछ एक 1 मिनट रीड भी लिख दें या 2 मिनट रीड भी लिख दें, लेटर ऑन से आप एडिट भी करते हैं, बट इट विल लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन द एम्प्लॉयर, सॉरी। सो एनी अदर क्वेश्चन? Okay, so now let's get back to our topic. Yeah, sure.
चले। ओके, सो अब यहाँ पे हमारा ये था कि हमने जो स्पेसिफिक जो इसका स्टैंडर्ड जो सिंटैक्स है उसमें कुछ सर्टेन कीवर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड कह लें, पाइथन का प्रिंट करना है। वैसे यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर कि हमने जब कोई भी चीज़ एक्सेस करनी हो, जैसे सिलेक्ट है तो यानी कि अगर मैं इसमें स्टार लगाती हूँ, सिलेक्ट स्टार, तो वो स्टैटिक से वो क्या होगा कि वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर देगा। ये स्पेसिफिक कॉलम को या स्पेसिफिक टेबल को फ्रॉम के साथ में एक्सेस कर सकती हूँ कि अगर मुझे स्पेसिफिक कोई कॉलम एक्सेस करना है तो उसके लिए भी सिलेक्ट का बटन मैं यूज सिलेक्ट का कीवर्ड यूज करूंगी और फिर उसे बताऊंगी कि कौन सा कॉलम या सारे कॉलम से यूज कर सिलेक्ट करने हैं तो मैं सिलेक्ट ऑल। फिर उसके बाद वो उसमें से उसी तरह से इंफॉर्मेशन मुझे रिट्रीव करके देगा। लेकिन अगर मुझे उस डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि एक से ज़्यादा टेबल्स हैं, तो हम अगर उसमें से किसी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर से उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ही है, तो मैं उसे किसी पर्टिकुलर टेबल में से लेना चाह रही हूँ तो फिर मैं फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट नेम फ्रॉम बिग क्यूरी, ये जो एक था ये टेबल का नेम था। ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर तो उसने वो दिया और फिर उसके बाद उसने नेम जो है ना वो, यानी जो नेम का कॉलम था वो सिलेक्ट हुआ है इस टेबल में से। ठीक, तो उसने मुझे ये वाला सारे शो करेगा नेम्स, ठीक, जो ब्लू में शो हो रहे हैं इस टेबल के अंदर से। तो इस तरह से करके, क्योंकि डाटाबेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो मैं ऐसे करके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर रही होती हूँ या वेयर का एक कीवर्ड यूज करती हूँ। ठीक, तो इसमें क्या है कि मुझे फाइंड करने में आसानी हो सकती है कि क्योंकि डाटा सेट्स जो है वो लार्ज है, तो हम जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है अगर हम उसके बेस पे कोई कंडीशन लगा के देना चाहें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कह रही हूँ क्यूरी देना चाह रही हूँ कि रिटर्न्स द एंट्री फ्रॉम द नेम कॉलम दैट आर इन द रो वेयर एनिमल कॉलम हैज टेक्स्ट कैट। मतलब मैंने कंडीशन ये लगाई कि नेम उन सिर्फ उन्हीं ओनर्स के दो जिनके जिनसे उसी रो के अंदर जो एनिमल का कॉलम है उसमें सिर्फ कैट हो, यानी वो फिर एनिमल कॉलम में डॉग और रैबिट के नेम्स नहीं देगा, सिर्फ वो नेम्स देगा जिसमें कैट है। सो इस तरह से वेयर का कॉलम यूज, वेयर के जो कीवर्ड है वो यूज होता है। सो ये कुछ ओके, तो ये कुछ कमांड्स हैं बेसिक, जो कि अभी के लिए आई थिंक इतनी ही काफ़ी है, बिकॉज हमने अभी एसक्यूएल नहीं पढ़ना, डिग वी डोंट वांट टू डिग डीपर इनटू इट। फिलहाल के लिए हमने सिर्फ इतना देखना था कि एसक्यूएल की कौन सी कमांड्स हैं जो कि यूज़ होती हैं और कैसे यूज़ हो रही हैं। सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर दे आर द मोस्ट जेनेरिक वन जो कि यूज़ होती हैं, और इनसे कैसे हम रिट्रीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, अभी के लिए इतना ही समझना था। ठीक, तो अब हम अब वापस जाते हैं अपने पाइथन से इसको अब कैसे इंपोर्ट करना है। अभी तक हमने इंपोर्ट तो कर लिया था क्रिएट इंजन से, एसक्यूएल अलकेमी से, ठीक है, कनेक्ट तो कर लिया था। ठीक है, और ओपन करके यहाँ पे वो ऐसे ही टेबल नेम्स हमने प्रिंट तो करवा लिए थे, लेकिन अब मुझे क्यूरिंग करनी है। सही, मैं अब जैसे वहाँ पे मैं सीक्वल की जो मतलब जैसे मैं सिलेक्ट फ्रॉम वेयर करके डायरेक्टली डेटाबेस में उसको कनेक्ट कर रही थी उनके उन पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो सीक्वल लैंग्वेज है उसके अंदर, तो वैसे ही मैं ये सेम चीज़ अब इसे, अच्छा इस यहाँ पे भी उसने वैसे बेसिक जो कमांड्स हैं वो दी हुई हैं। जैसे स्टैक का मैंने कहा था कि हम कॉलम्स को अगर रिट्रीव करवाना चाहें तो मैं स्टैक का वर्ड यूज करती हूँ, और अगर मैंने स्टैटिक साथ लगाया ना स्टैटिक, तो इसका मतलब ये है कि मैं सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये एक वो एक कहने की अब इसके लिए मुझे स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं आ रहा जिसको जो इसके लिए रेफर करते हैं, लेकिन ये सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा फ्रॉम जो भी हम टेबल नेम इसमें देंगे। ठीक, ओके, सो जैसे मैंने ऑर्डर्स का टेबल है तो उसमें से सारे सिलेक्ट स्टार, यस सिलेक्ट ऑल। ओके, सो सिलेक्ट स्टार, और मैंने फ्रॉम ऑर्डर्स का, तो यानी ये ऑर्डर्स में से जितने भी कॉलम्स हैं ऑर्डर के टेबल के वो सारे ही सिलेक्ट करके मुझे प्रिंट करके दे देगा कि ये कॉलम्स हैं। ठीक, अब मैं एसक्यूएल एसक्यूएल कैमी और पांडास के थ्रू ये कैसे ये क्यूरिंग करूंगी, क्योंकि मैं पाइथन की लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, तो मैं उसमें एसक्यूएल की क्यूरी कैसे डाल सकती हूँ। ठीक है, एसक्यूएल की लैंग्वेज को कैसे, तो उसका वर्क फ्लो कुछ इस तरह से है कि ऑफ कोर्स पहले तो हमें जो रेलेवेंट पैकेजेस और फंक्शंस हैं वो इंपोर्ट करने हैं, डेटाबेस इंजन क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने ऊपर पहले ही देख लिया कि हम डेटाबेस का इंजन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के क्रिएट इंजन इंपोर्ट किया हम लोगों ने, और उसी से हमने देखा था कि जो फाइल का जो फॉर्मेट है वो पहले लिखा और फिर बाद में उसका नेम लिखा। ठीक, तो ये हमने एक इंजन क्रिएट कर दिया। सही,
तो आफ्टर इंस्टॉलिंग और importing all packages we created an database engine, और फिर उसके बाद हमने अब नेक्स्ट किया कि हमने उस इंजन से कनेक्ट करना है, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करता है। जब जब हम उस इंजन से कनेक्ट कर लेंगे देन वी विल बी एबल टू make the queries just like we do in SQL, right? जो SQL या MySQL या PostgreSQL है, ठीक है, उसमें जैसे मैं उस सॉफ्टवेयर में जाके उसको यूज करती हूँ और मैं उसमें सारी क्यूरिंग अपने उसके सिंटैक्स में लिख रही होती हूँ, वही सेम मैं यहाँ पे इंजन के साथ कनेक्ट करके कर सकती हूँ। ठीक, और वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो मैं पांडास के थ्रू, क्योंकि मैंने वो भी इंपोर्ट कराया होगा, तो मैं पांडास के थ्रू उसमें डाटा फ्रेम की फॉर्म में जो है ना स्टोर करवा के रिजल्ट्स को डिस्प्ले भी करवा सकती हूँ, और लेटर वही डाटा फ्रेम में यूज कर सकती हूँ एनालिसिस के लिए। और इसमें अगेन जैसे हम फाइल्स फ्लैट फाइल्स के बारे में देख रहे थे कि ओपन किया है तो उसको बाद में क्लोज भी करना है, तो सेम यहाँ पे भी ये है कि जैसे मैंने उसमें कनेक्शन बिल्ड किया है, ठीक है, यहाँ पे इंजन के साथ तो उस कनेक्शन को क्लोज भी करना है, उस डाटाबेस के साथ कनेक्शन को, जस्ट टू कैन वी ऐड MySQL फाइल, यस यस, हम दूसरी फाइल्स को भी यूज कर सकते हैं, जितने दूसरे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, चाहे वो हमने बिल्कुल शुरू में मैंने बात की थी कि पोस्टग्रेस है या फिर वो MySQL है या SQLite है, ये सब पाइथन में उसी तरह इंपोर्ट होंगे वो सारा, ठीक, लेकिन SQLite को ज़्यादा इसलिए यूज किया जा रहा है कि वो लाइट वेट है, ईजी है, क्विकर है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो इसमें SQLite को, और इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि पाइथन में बहुत सारे और पैकेजेस भी हैं रिलेशनल डेटाबेसेस को इंपोर्ट करवाने के। जैसे मैंने एक एग्जांपल SQLite 3 की दी थी, लेकिन SQLite 3 जरा स्पेसिफिक है SQLite के लिए, लेकिन SQL Alchemy जो है ये दूसरे रिलेशन SQLite के अलावा जो दूसरे रिलेशनल डेटाबेसेस हैं उनके ऊपर भी ये इक्वली इफेक्टिव है, यूज हो सकता है। ठीक, तो इसलिए हम SQL Alchemy को यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हमारे पास कोई और फाइल भी है तो वो भी इसी तरह से ऑलमोस्ट ये वर्क करेगी, राइट? चाहे वो MySQL की हम ले लें SQLite की जगह पे, लेकिन हम SQLite को यहाँ पे वो रीज़न मैंने जो बताई है क्यों, लाइक एक थोड़ा सा लाइटर वर्जन है तो इसलिए। ओके सो इसका वही जो सेम हमने स्टेप्स थे कि इंपोर्ट करना है, डेटाबेस का इंजन क्रिएट करना है, इंजन से कनेक्ट करना है, फिर हम क्यूरिंग कर सकते हैं जो भी हमने SQL का जैसे सिंटैक्स पढ़ा है, सिलेक्ट ऑल या जो भी फ्रॉम वेयर वाले जैसे कमांड्स थी, तो इसी तरह से लाइक हम वो क्यूरिंग कर सकते हैं उसे एडवांस भी। और फिर उसके बाद उसकी जो क्यूरी का रिजल्ट हमें वो देगा, शो कराएगा कि ये जो कॉलम सेलेक्ट किए थे उसके बारे में टेबल में ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो रोज हमें वो सारी डिस्प्ले करेगा, तो हम उसे पाइथन के पांडास की डाटा फ्रेम में स्टोर करवा के यूज कर सकते हैं लेटर ऑन, फिर हमने कनेक्शन को क्लोज कर देना है। सो वही सेम यहाँ पे SQL Alchemy से इंजन को इम्पोर्ट किया, फर्स्ट स्टेप, फिर ये, और क्योंकि हम डाटा फ्रेम को यूज करना चाह रहे हैं तो पांडास भी जरूरी है। फिर उसके बाद इंजन को क्रिएट करने के बाद इंजन को कनेक्ट किया और उसे कौन के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया लेटर ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने क्यूरिंग करनी है, सही, हमने इंजन से कनेक्ट कर दिया, अब क्यूरिंग की बात है तो क्यूरिंग डॉट एग्जीक्यूट, और फिर ये अब जो हम अदरवाइज जो SQL लैंग्वेज है वो हमने वरना उस उनके जो डेटाबेसेस हैं वो डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद लेटर ऑन उन पे यही वाली कमांड्स यूज करते हैं, हम वही वाली SQL लैंग्वेज अब यहाँ पे इसके साथ इंजन के साथ कनेक्ट करके पाइथन में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे मैंने से ये क्या कहा है कि ऑर्डर्स के टेबल में से सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके दो। ठीक, अब फिर जो वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अब वो जो सारे कॉलम्स मुझे देगा, ठीक है, कॉलम्स तो दे रहा है लेकिन उसमें से कितनी रोज हम डाटा फ्रेम में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट करने उसमें नेम ID और वो सारी एड्रेस और फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीज़ें, ये जरूरत तो है कॉलम के अंदर, लेकिन उसमें सारी रोज हम प्रिंट डाटा फ्रेम में स्टोर करवाना चाह रहे हैं या उसमें से कम को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट जब हम डाटा फ्रेम में इसको स्टोर करवाएंगे वहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं कमांड, जैसे यहाँ पे मैंने फेच ऑल लिखा है, तो फेच ऑल का क्या मतलब है कि सारी रोज को स्टोर करना है जो कि इन सारे कॉलम्स इस ऑर्डर के सारे कॉलम्स में से आई है। ठीक, तो fetch all will take all of the rows और उनको TF में मैंने स्टोर कर लिया डाटा फ्रेम में, और once I have stored it, अब मुझे कनेक्शन को अगर मेरा काम हो गया कंप्लीट तो हमेशा कनेक्शन को जो बिल्ड किया था उसे क्लोज करना है। तो वही काम मैं जो स्पेशली जो मुझे क्लोज करना है, तो इजी और एफिशिएंट वे हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट हम यूज कर सकते हैं, तो हम वो भी लेटर ऑन देखेंगे कि कैसे। अब जैसे उसने यहाँ पे TF में जो स्टोर करवाई थी इंफॉर्मेशन
ऑर्डर के टेबल में सारे कॉलम्स की और सारी रोज हैं, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, हम लेटर ऑन डीएफ को प्रिंट करवाएंगे तो ये हमें, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम नेम्स हैं वो उसमें इंडेक्सिंग आ रही है। ठीक, तो हमने जबकि ऊपर देखा था कि इसमें वो ऑर्डर आईडी नेम और वो सारा इस तरह से था। ठीक है, तो यानी उसने जो ओरिजिनल नेम्स थे कॉलम्स के उसमें मिस्टेक कर दी है, राइट। इस सारे प्रोसेस के थ्रू ऑल्दो द स्टेप्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें असल में ताकि कॉलम्स को हम कॉलम नेम्स को रिटेन कर सकें, तो उसके लिए जो कमांड है वो इस तरह से है कि मैं एंड पे लाजमी जब जब उसने डाटा फ्रेम के कॉलम्स स्टोर कर रहा है तो मैं उसे बताऊं कि जो कॉलम नेम्स हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर गिवन है तो वो उन्हीं कीज को एज इट इज यूज कर रहा है स्टोर्ड कीज। ठीक, तो जो उसकी वो कीज ऊपर जो कॉलम नेम्स है, ठीक है, उन्हीं को वो यूज करेगा एज अ कॉलम नेम्स डाटा फ्रेम के अंदर। तो उसके बाद लेटर ऑन आपको यहाँ पे कॉलम नेम्स छोड़े जो कि ओरिजिनल डाटाबेस के उस टेबल में थे। Got it? So just it's a simple command like कि हमने df.columns में हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जो डाटा फ्रेम के कॉलम्स हैं वो कौन से होंगे जो कि हमने जो यहाँ पे इंजन के लेके एग्जीक्यूट करते हुए जो उसके डाटाबेस के ओरिजिनल कीज हैं जो उसके कॉलम नेम्स है वहां से, ठीक है, वो उसके इंफॉर्मेशन देगा और इनको डिस्प्ले कर देगा एज ए कॉलम नेम। सेम यही काम मैं बजाय इसके कि मैं क्लोज करूँ बार बार, मैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजर अगेन यूज कर सकती हूँ। यहाँ तक तो सेम होगा कि मैंने इंजन बना लिया। ठीक है, अब इंजन को कनेक्ट करके आगे जो काम था कनेक्ट करना यानी ओपन किया मैंने और फिर उसको क्लोज करना था, सो वही काम मैं विद से कर रही हूँ। एज कौन से मैंने सो इंजन डोर कनेक्ट किया, राइट। लेटर ऑन मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने जो एक्सिक्यूट की क्यूरिंग की, ठीक है, सीक्वल से। ठीक, क्यूरिंग करने के बाद अगेन वही जो मेरा इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने यहाँ पे डाटा फ्रेम पे स्टोर करवा ली और उनको स्टोर करवाने के बाद मैंने कॉलम्स के नेम्स भी स्पेसिफाई कर दिए कि वो इंडेक्सिंग ना दे बल्कि वही यूज करे जो कि उसके डाटाबेस में है, राइट। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है कोड के अंदर, वो क्या है पहले वाले की निस्बत। बस यहाँ पे फेच मेन्यू हो रहा है और साइज आप 5 दे रहे हो, वहाँ पे फेच आल हो रहा है, आप ये कर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है? बस यहाँ पर हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक कॉलम्स को हम यहाँ पर रिट्रीव करा रहे हैं। हाँ जी, यस, जी बिल्कुल, थैंक यू बोथ ऑफ यू के यस। एक तो यहाँ पे कॉलम्स भी स्पेसिफाई हो गए हैं और यहाँ पे रोज भी हमने कम कर दी हैं, तो हम इस तरह से और भी बहुत सारे कमांड्स से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने स्टैटिक देने के बजाय यानी कि सिलेक्ट ऑल करने के बजाय मैंने ऑर्डर में से कुछ तीन ये कॉलम्स का है कि ऑर्डर के टेबल में से सिर्फ ये इन तीन कॉलम्स को रिट्रीव करना है और उनमें से भी इन तीन कॉलम्स की सारी रोज को प्रिंट नहीं करना बल्कि सिर्फ फेच ऑल की बजाय मैंने फेच मैंने लिखा है कि जो मैं फिर उसमें साइज दूंगी तो उतनी ही रोज को प्रिंट करेगा उन इन तीन कॉलम्स की 5 रोज को वो प्रिंट कर इसमें स्टोर करवा देगा डाटा फ्रेम के अंदर, राइट। सो एक्सक्यूज इस तरह, यस। मैम, ऑर्डर नाम से जो है अलहदा से कॉलम है, हमें राइट। ऑर्डर फॉर एग्जांपल इधर जो ऑर्डर है वो एक ओके इसका सो एक कॉलम है, कॉलम का हेडर है हेडर। ओके सो और अगर हम ये मैं अगर थोड़ा सा पीछे करूँ तो ये था, सो ऑर्डर्स के नाम से ये टेबल है, राइट। तो मैं ही कह अच्छा, रही हूँ कि क्योंकि एक एक डाटाबेस के अंदर हमने देखा है कि एक से ज्यादा टेबल्स कनेक्टेड हो सकते हैं, राइट। ऐसा ही है ना कि उसमें एक से ज्यादा टेबल्स हैं तभी तो हम उसे रिलेशनल डाटाबेस की हमें जरूरत पड़ी है उसमें ताकि मल्टीपल टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो सके। सो क्या है कि ऑर्डर टेबल ये वाला टेबल है, ठीक है, और उसमें मैं कह रही हूँ कि हम मुझे अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम्स लेना चाह रही हूँ, ठीक, तो मैं सिलेक्ट के कीवर्ड से वो स्पेसिफिक कॉलम्स लूंगी। फर्स्ट करें मैं 3 लेना चाह रही हूँ तो मैं ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी और एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट ये 3 लिख के फ्रॉम कौन से टेबल से। अब इसमें एक डाटा रिलेशनल डेटाबेस में तो बहुत सारे टेबल्स हैं तो मैं इसमें बताऊंगी कि ऑर्डर्स के टेबल से। ओके, ओके। यस, Excuse me, ma'am. यस,
मैम मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जब ये हम इंजन क्रिएट करते हैं तो इंजन के में हमने जो ये स्पेसिफिक पाथ दिया है, ये एसक्यूएल लाइट, और ये कॉलन दिए है, फिर ट्रिपल स्लैश दिया है, तो ये किसी फाइल का नेम है क्या, या ये हमने मैन्युअली रखना है? नहीं, ये हाँ जी, ये नेम नहीं है। ये मैंने बताया था कि जो अभी आप डेटाबेस की जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, लाइक वो यहाँ पे माई एसक्यूएल भी हो सकता है। जैसे मैं एसक्यूएल लाइट के यूज कर रही हूँ, नेम तो यही है ना, नॉर्थविंड डॉट एसक्यूएल लाइट। जो फाइल के फॉर्मेट में ये एसक्यूएल लाइट का डेटाबेस है, ये पड़ा हुआ है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक मेरे पास ये चाइनोक एसक्यूएल लाइट है, तो नेम तो यही है। लेकिन क्योंकि मैं एसक्यूएल लाइट का फॉर्मेट यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है ना, अ, शुरू में ये स्पेसिफाई करूंगी, ये इसका सिंटैक्स है कि पहले मैं फॉर्मेट स्पेसिफाई करूंगी कि कौन सी एक्सटेंशन मैं यूज कर रही हूँ, एसक्यूएल लाइट यूज कर रही हूँ, फिर उसके बाद कॉलन 3 स्लैशेस और फिर नेम। यस, यस सर, आते। मिस थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करती है जब आपने वो सर्च किया था इसकी टेबल ने। जी, जो आप स्लाइड्स की बात कर रहे हैं। जी जी, ऊपर जो आपने टेबल ने सर्च किया था ना मिस इसका 1 सेकेंड। ऊपर में, नहीं नहीं ओके आप ओके नीचे जा रही हैं। ओके ओके, ऊपर जो टेबल टेबल का नेम मैं बता रही थी, ऑर्डर्स, ये नहीं मिस टेबल नीचे का। था, नीचे पहला पहला जो टेबल था मिस उसमें एक। मैं ठीक जा रही हूँ नीचे। जी जी मिस, ओके। ये मिस ये जी, हम्म। इसमें मिस ये अब हमें वो बता तो रहा है कि कैटेगरी से एक टेबल है, कस्टमर एक टेबल है, तो हम डायरेक्ट मिस इसमें टेबल नेम आपने दे दिया ना इसको, हम्म। टेबल नेम हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के सब वो करते थे, इसकी सब सेटिंग करते थे, उस तरह हम फिक्स नहीं कर सकते डायरेक्ट, बजाय कि हम ये इंजन वो बनाते रहे, फॉर्म बनाते रहे। नहीं नहीं, बिकॉज ये एक कोई ऐसी, जैसे आप ये समझ रहे हैं जैसे वो CSV की फ्लैट फाइल है कि जिसमें हम स्लाइसिंग कर सकते हैं और वो सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस है, अब मैं इसमें करूँगी ना तो एरर ही देगा, मैं उसको एक्सेस या रिट्रीव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर लाइक वो एक ऐसा वैल्यूज नहीं पड़ी हुई। वो एक टेबल है, उसके साथ इंटरकनेक्टेड और बहुत सारे टेबल्स हैं। तो इन ऑर्डर टू एक्चुअली टेल हिम कि भाई मुझे इस टेबल के अंदर से, अब जैसे ये तो एक टेबल है कस्टमर्स का, तो मैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं इसमें स्लाइसिंग करके मे बी, क्योंकि ऑर्डर में इस तरह से नहीं पड़े हुए कि इंडेक्सिंग में लगे हों कि मैं 0 1 और मैं ऐसे कहूँ कि ये 1 वाला इंडेक्स वाला इंडेक्स वो तो कर दूँ, ठीक है, यहाँ से पर्टिकुलर, क्यों ये सब टेबल्स हैं इन इटसेल्फ, तो मैं पहले ये टेबल सेलेक्ट करूंगी अगर मुझे इसमें से रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। तो उसके लिए मुझे ये जो डेटाबेसेस हैं इसमें पहले कनेक्ट करने के लिए पहले यही वर्कफ्लो है कि मुझे पहले इंजन क्रिएट करना है। फिर उसके बाद लेटर ऑन मैं इन्हीं की जो क्यूरी लैंग्वेज है जो एसक्यूएल में यूज होती है, सीक्वल लैंग्वेज, जो कि उसके सिंटैक्स हमने देखा है, जो मेजर थोड़ा सा था बेसिक, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, इस तरह के कीवर्ड से जिस तरह उसका सिंटैक्स है प्रॉपर वैसा लिख के फिर लेटर ऑन में मतलब उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकती हूँ अपने एनालिसिस के लिए। इसको डायरेक्टली अगर मैं करूंगी तो इट विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन इनफैक्ट। ओके मिस, थैंक यू। और इनफैक्ट एक और चीज़ भी थी, अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, क्योंकि ना ये भी इंफॉर्मेशन, ये एक बिसाइड्स ऑफ ऑल दिस थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि आप किसी इन्वायरमेंट में इस कोड को रन कर रहे हैं, ठीक। अब ये जो कोड था, अगर मैं इसको इन्हीं के जो ऑफिशियल था ना इन्वायरमेंट पाइथन का, उस पर अगर ऑनलाइन रन करी थी तो इट वाज वर्किंग फाइन, ठीक। लेकिन अगर इस तरह का कोड को अगर मैं अपने VS कोड में लोकल पे रन करी थी तो इसके लिए मुझे इंजन के साथ, क्रिएट इंजन के साथ एक मेटा डाटा का भी इंपोर्ट करनी पड़ी, ताकि मैं ये रिट्रीव कर सकूं ये सारी टेबल के नेम्स को। मेटा डाटा के बगैर वो यहाँ पे क्रिएट इंजन के साथ रिट्रीव नहीं कर रहा था। सो ये मुझे थोड़ा सा, ये मैंने इसको देखा, फिर उसके बाद यहाँ पे, सो इट डिपेंड्स, लाइक के बाज़ का इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से थोड़ी सी डिपेंडेंसीज कम या ज़्यादा हो जाती है कि वो आपको करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद ही आपको रिट्रीव। अब ये सेम वही कोड है जैसे स्लाइड्स में शो हो रहा है, और ये वर्क कर रहा था,
ऑनलाइन इनके पाइथन एनवायरनमेंट पे आईपैन पे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको रन करी थी सो ये कह रहा था कि इंजन ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैज नॉट एट्रीब्यूटेबल नेम्स, जो कि मैंने यहाँ पे अलग स्पेसिफाई किए हैं। सो आई बिलीव कि इसको थोड़ा सा एडिट करके मैं इसमें चेंज करके मेटा डाटा के बगैर भी इसको कर सकती हूँ। सो आई विल स्पेंड सम मोर टाइम ऑन इट। तो इनफैक्ट आप भी ये कोड एग्जीक्यूट करके ज़रा देखें। मैं ये जो डाटा सेट है लाइक ये अपलोड कर देती हूँ। तो ये आपने भी अपने एंड पे ये लाइक इसको चेक करना है कि क्या ये आपके एंड पे ये सेम एज इट इज़ कोड। अगर आप मैं इस पे यानी नेम सिर्फ चेंज करूंगी और मैं डाटा सेट जो दूंगी ना चाइनोक समथिंग है, ठीक। तो इसको रन करके क्या आप कभी ये इस तरह से एरर आ रहा है या आपका रन हो जाता है? सेम वही कोड है, ठीक। हो सकता है गूगल क्लैप पे ये काम करे, गूगल क्लैप पे भी एक बार चेक कर लूंगी मैं। लेकिन VS कोड में फिर कैसे काम कर सकते हैं इस कोड में थोड़ा सा चेंज करके। सो आई आई थिंक ये आप लोग भी अपने पे देखिएगा, ये मैं भी करूंगी इस चीज़ को, ठीक। एक चीज़ तो ये मुझे पता चली थी कि मेटा डाटा की इंपोर्ट करनी पड़ेगी साथ, सही। सो मेटा डाटा से बेसिकली ये डायरेक्टली इंजन से रिट्रीव नहीं करेगा, ये मेटा डाटा पे जाके फिर उसके देखेगा कि उससे रिलेवेंट क्या इन्फॉर्मेशन है, फिर ही वो बताएगा कि टेबल नेम्स क्या है। जबकि वहाँ पे टेबल नेम्स के लिए जो हम डाटा कैम की स्लाइड्स को देख रहे हैं उसमें जस्ट यही था और ये वर्क कर रहा था उनके ऑनलाइन पोर्टल पे। सो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिसाइड्स के मतलब वो सिंटेक्स में, लेकिन बेशक ये सिंटेक्स करेक्ट भी है, ठीक। तो वो चीज़ तो वैसे भी आ जाती है। लेकिन जो बात है ना कि स्लाइसिंग और सारी वो यहाँ पे बिल्कुल भी इसलिए वर्क नहीं करेंगी क्योंकि ये डाटा बेसिस है। तो हर एक चीज़ के लिए और पर्टिकुलर जो एक जैसे हाँ, क्योंकि हम फाइल टाइप्स इतनी अलग-अलग से उनकी रिपोर्टिंग पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हर एक की डिमांड डिफरेंट है, वो हर एक का स्ट्रक्चर। कल हम HDF फाइल्स को देख रहे थे, राइट। तो उनके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। हमने देखा कि यहाँ पर रिलेशनल डाटाबेसेस में कैसे टेबल्स इंटरकनेक्टेड है, डाटा किस तरह स्टोर हुआ हुआ है। तो फिर इसको रीड करने का, इसको ओपन करने का और इसमें से डाटा रिट्रीव करने का मेथड डिफरेंट होगा। और जो कल हम HDF फाइल्स देख रहे थे उसमें डिफरेंट होगा। आप में से किसी ने वो देखा था इम्पोर्ट की जो मैंने शेयर की थी, प्रीव्यू वीडियो भी शेयर कर दी थी मैंने। ये आप लोगों ने इस जी फाइल को मिस। देखा था? यस, वो H5। ओके, सो एक्सटेंशन बेसिकली वो आउटडेटेड थी, तो इसलिए वो नहीं सेव हुआ। तो ये HDF5 का जो कल वाला डाटा सेट था, तो इसमें आप देखें कि इसका स्ट्रक्चर इंटायरली डिफरेंट है। इसमें काइंड ऑफ के HDF ग्रुप्स की वो एक डायरेक्टरीज बनी हुई है, काइंड ऑफ डायरेक्टरीज। और उसमें से अब जैसे हमें पता था कि हम कल देख रहे थे कि लाइगो के डाटा सेट में 3 फर्दर HDF ग्रुप्स हैं, ठीक। मेटा, क्वालिटी और स्ट्रेन। और इनमें अब मैं डायरेक्टली इनको रिट्रीव नहीं कर सकती, ठीक है। उसका सिंटेक्स डिफरेंट था कि कैसे इसमें से इंफॉर्मेशन लेनी है HDF ग्रुप्स को पहले रिट्रीव एक्सेस करके। तो ये इनकी रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन थी। तो इसका क्योंकि स्ट्रक्चर जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करने का वो डिफरेंट है, तो इनको इंपोर्ट और ओपन करने का भी डिफरेंस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑलराइट, आई होप आई मेक दिस पॉइंट क्लियर। यस मिस, थैंक यू मिस। वेलकम। ऑलराइट, तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इतना हमने देखा है अभी। क्रिएटिंग अ डेटाबेस इंजन, ठीक है। क्यूरीज देखिए कि किस तरह से हम पाइथन में SQL की क्यूरीज को रन करवा के डाटा फ्रेम में अपना स्पेसिफिक कोई भी स्टोर करवा सकते हैं। और किस तरह से कॉन्टेक्स्ट मैनेजर को भी लेटर ऑन यूज करना है बिकॉज कनेक्शन ओपन किया, सो देन वी हैव टू। ओके, सो एक और चीज़ ये कि हम जो रिलेशनल डाटाबेस में क्यूरिंग पांडास के थ्रू भी कर सकते हैं। सो वो कैसे होगी ये हम कल देखते हैं, पांडास के थ्रू कैसे क्यूरिंग कर सकते हैं, राइट। सो फिलहाल के लिए आई वांट यू गाइस टू रन दिस कोड, क्योंकि स्लाइड्स में ये अपलोड कर दूंगी वहाँ पे भी फोल्डर के अंदर। तो क्या है कि इस जो कोड है इसको अपने VS कोड पे रन करके देखें। ये जो चाइनोक SQLite है, ठीक है, इस डाटा सेट को यूज करके। और फिर आप देखें उसका सोल्यूशन निकालें कि अगर आपको एरर आता है इन्हीं कोड से तो वो क्या कैसे रिजोल्व होगा, राइट। सो हो जाएगा। इंशाल्लाह हाँ जी देखते मिस, हैं मिस। चलो ट्राई करते हैं बस। अच्छा मिस, ये हम ओके, क्रिएट इंजन कह रहे हैं तो फिर वो ज्यादा स्पेस तो नहीं लेगी मिस वर्कर में? नहीं नहीं, क्योंकि ये वाली फाइल जो है ना
आई वाज जस्ट सीइंग कि इन्होंने सैंपल फाइल दी है सारी, तो स्मॉलर। आई डोंट थिंक सो के नहीं, ये हो जाएगा जल्दी। इट्स नॉट समथिंग इस बिग। मेरे पास ना मेरे एक प्रोजेक्ट का माई स्क्रीन फाइल पड़ी हुई है, इसमें 4-5 टेबल्स हैं। तो वो अगर करूँ तो फिर कोई उसमें तो एरर कुछ नहीं आएगा ना, मतलब अगर फाइल ऐसी होती है। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली आई वाज टू एक्सपेरिमेंट्स, और फिर हमें हमसे भी वो इंसाइट शेयर करें कि अगर आपने, क्योंकि हम एसक्यूएल पे काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसी पे नहीं खाली रहना, आप डिफरेंट ट्राई करें और बताएं कि एसक्यूएल एल्केमी क्या उन पे सही काम करी है जैसे इस एसक्यूएल लाइट पे कर रही है। तो इनफैक्ट आई विल गिव यू सम टाइम कि आप उसमें उसको आके क्लास में प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि मैंने ये इंफॉर्मेशन मुझे पता चली है और ये सारा, तो हम आप अपना सोल्यूशन हमें दिखाएं और बताएं कि ऐसे ये कोड माई एसक्यूएल पे ये इंफॉर्मेशन आ रही थी। ठीक, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। व्हाई नॉट? ओके बस, थैंक यू। थैंक यू। ओके, ऑलराइट देन। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट मैंने ये देखनी करनी थी जो कि इम्पोर्टेंट है। आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग यू टाइम टू टाइम के आप अपने कोई ना कोई प्रोजेक्ट अपने एंड पे इसमें लाजमी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। ठीक, कोई भी एडवांस लेवल का भी बेशक बगैर जितना होता है, या फिर एक डाटा सेट मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हम वो एक कंपटीशन टाइप ऑफ डाटा सेट ही है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ स्कॉलरशिप ऑफ डाटा कैंप। तो उसमें कुछ 20 डेज समथिंग 26 डेज कुछ बाकी हैं, तो मे बी हम उस पर कोई काम इकट्ठे कर लें। तो इस तरह से लाइक इधर आप अपने डाटा सेट को ही लेके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, और यहाँ पे एटलीस्ट जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो कम से कम एक एक प्रोजेक्ट अपना लाजमी प्रेजेंट करें, ताकि आप जब अपने आप पे एक्सप्लोर करेंगे और इस व्हेन यू आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग दैट डाटा सेट, सो जस्ट मेक श्योर। ओके, सो डाटा कैम के कुछ जो कोर्सेज हैं वो फ्री होते हैं, बाकी नहीं। और लेकिन एक चीज़ ये है कि जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप डाटा एनालिसिस में डाटा सेट यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली जंपिंग टू समवन एल्स नोटबुक, कि आप सॉल्यूशंस देख लेंगे कि कैसे हो रहा है, पहले थोड़ा सा डाटा सेट को टाइम दें, उसका मेटा डाटा अच्छे तरीके से पढ़ें। ऑफ कोर्स डाटा जो अगर न्यू अननोन आता है, और स्पेशली अगर वो आपकी डोमेन से या इंटरेस्ट से भी रेलेवेंट ना हो, तो उसमें आपको पहले डाटा को समझने में भी अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, समटाइम्स डेज और वीक्स। कि आप अच्छे तरीके से जितना डाटा सेट को और मेटा डाटा को समझेंगे, फिर उसके बाद लेटर ऑन आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकेंगे। यस सर, कायद। मैम, अगर हम कोई प्रोजेक्ट करना चाहें तो जिस तरह हम हमें पांडास का एलएम है, जिस तरह हमने पांडास पे काम किया है, ये एसक्यूएल हो गया। और इसके अलावा ये जो हमने पढ़ा है एचडीएफ फाइल हो गए या दूसरे कोई और फाइल हो गए, तो ये हमारे फर्स्ट टाइम है। तो अगर हम प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करना चाहें तो हमारे लिए पांडास और एसक्यूएल अच्छा रहेगा। तो अगर हम मैंने एक प्रोजेक्ट किए हुए एसक्यूएल पे, तो अगर मैं कोशिश करूँ उसको एसक्यूएल की जो क्यूरीज है उसको पाइथन में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये अच्छा रहेगा। यस यस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ओके, सो पाइथन में इंपोर्ट करके आप उसके सारा काम जो, यानी आप बता रहे हैं कि वो एसक्यूएल का प्रोजेक्ट था, राइट? जी मैम, एंड टू एंड प्रोजेक्ट था वो। स्मॉल क्यूरीज से लेकर बड़ी क्यूरीज तक, सब क्यूरीज, सिटीज, सब कुछ मैंने किया हुआ है। तो अगर मैं उसको पाइथन में इंपोर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मतलब उस तरह के हाई जो क्यूरीज है वो पाइथन में इंपोर्ट हो सकती है, मतलब यहाँ मैं हैंडल कर सकता हूँ। आई बिलीव यस यू कैन। एसक्यूएल एल्केमी ऐसा कि हो सकता है आपको पैकेज को चेंज करना पड़ जाए, लेकिन ये कि आप इसको ट्राई करें कि इसका कितना पोटेंशियल उस लेवल पे है कि जो आपने काम किया उस पे आ रहा है। अगर नहीं होता, सो डेफिनेटली वी कैन डिग डाउन कि कौन सी और फाइल हो सकती है, पैकेज हो सकता है, लेकिन आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। यस, यू शुड। ओके मैम, आई विल ट्राई, अगर हो सकता है तो फिर आई विल लेट यू नो। थैंक यू। यस, इसके व्हाई नॉट? इसके थ्रू मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ यस। कि डाटा सेट, डाटाबेस और डाटा फ्रेम में क्या डिफरेंस है? तो जो मुझे समझ में आया वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो भी डाटा हो सबको हम डाटा सेट ही कह देते हैं, और उस डाटा सेट को जो है पांडास पे, सॉरी, जी पांडास में उसको डाटा फ्रेम कहते हैं और एसक्यूएल में डाटाबेस कहते हैं। ओके, सो बेसिकली डेटाबेस क्या है? उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक डाटा जो स्टोर हम करते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है, उसने अपना सारा डाटा किस जगह पे स्टोर किया, जो जो जिसमें स्टोर किया हुआ है, इट इज़ डाटाबेस, राइट? उसमें से कुछ अगर हम चंक ले रहे हैं या कोई फाइल हम ले रहे हैं एनालिसिस के लिए, ठीक है, हम उसे कह रहे हैं कि लाइक, हाँ, कह सकते हैं कि लाइक डाटा सेट
वो फाइल है लाइक, मगर उसमें इतना ज्यादा डाटाबेस कंटेन्स ऑफ कोर्स मोर डाटा, रिलेशनल डाटाबेस जैसे हम कह रहे हैं कि उसमें इंटरकनेक्टेड टेबल्स हैं, लेकिन डाटा सेट यूजली इज अ वेरी सिंपलर वर्जन, ठीक है, जिसमें आप एनालिसिस कर रहे होते हैं। और डाटा फ्रेम, यस, पांडास के जो टेबल्स हैं, ठीक है, जिस तरह से रोज एंड कॉलम्स पांडास में, उसे हम कहते हैं कि डाटा फ्रेम। लेकिन इसका कुछ टेक्निकल डिफरेंस भी निकल सकता है, लेकिन अगर किसी और का कोई पॉइंट है लाइक इस हवाले से, अगर कोई ऐड करना चाहे, सो इट विल बी आल्सो हेल्पफुल। अगर कोई और से शेयर करे, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, लाइक इट्स ऑन अ बेसिक लेवल, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमें डिफाइन करना पड़े इन सबका डिफरेंस। क्या ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? ओके, सो बेसिकली सर का क्वेश्चन ये है कि डाटा सेट और डाटा बेस और डाटा फ्रेम में डिफरेंस क्या है। डेटा फ्रेम हमारे पास, जब हम पांडास में डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं तो वो डेटा फ्रेम जिसमें कॉलम्स और रोज हम पांडास पे रीड करते हैं तो वो डेटा फ्रेम बन जाता है। या डेटा सेट हमारे पास जो कॉलम्स और रोज में किसी भी डोमेन में हो तो वो हम डेटा सेट कह सकते हैं। एम आई राइट मैम? ओके, सो यस वी कैन से कि एक कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि हम यस किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर ले रहे हैं, जैसे TXT है, CSV है, जो भी कोई भी फॉर्मेट है, उसमें हम उस कलेक्शन ऑफ डाटा सेट को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो वो डाटा सेट है, यस। और डेटाबेस इज बिग थिंग, लाइक वो कंटेनर काइंड ऑफ के, उसमें बहुत ज्यादा बिग, डेटा यस। डेटाबेस कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर आप अपना लोड्स ऑफ डेटा रख सकें या बहुत बड़ी अमाउंट का डेटा आप रख सकें, जैसे नाजरा के ऑफिस का डेटा, ये यूट्यूब के अकाउंट्स का डेटा, ये ओवरऑल ये सारे माइस्क्यूएल में होते हैं। तो इसमें अलग अलग डेटाबेस होते हैं, माइस्क्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, तो ये पूरा एक जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम डेटाबेस कहते यस, यस, डेटाबेस, यस, यू आर राइट। जैसे अगर हम अपना डाटा लाइक G ड्राइव में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ कंटेनर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेटाबेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह यूज करते हैं, दे आर काइंड ऑफ रियली बिग, ठीक है, उसमें अब सारा डाटा वो अपने क्लाइंट्स के जो चीज़ों का रख रहे होते हैं अपने फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक। सो databases are a larger collection of data, organized वे में और accessible वे में पढ़ा हो। ओके, और इसके अलावा कोई और डिफरेंस? और डाटा फ्रेम और इसका डाटा सेट का ये डिफरेंस है कि जो डाटा सेट है वो कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को रख सकता है और रिलेटिवली स्लो होता है, लेकिन जो डाटा फ्रेम है पाइंडर्स के वो तकरीबन स्ट्रक्चर्ड ही डाटा होता है उनके अंदर, हमें पता है, रोज एंड कॉलम्स में, और या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, और ये वे मोर फास्टर है, राइट। और मेमोरी एफिशिएंट भी है डाटा फ्रेम जो पांडास के होते हैं, राइट, एज कम्पेयर टू डाटा सेट्स। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस। So I hope it's clear now. यस मैम। Okay. जी नहीं, कुछ नहीं। All right, then we will call it a day. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ मैम।